Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 10th of June 2021, Thursday. Inspiration of the day is Nothing is impossible, only probable. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let's start with article number 1, given on page number 4. Faster vaccination critical for recovery, says Finance Ministry. तो वेडनेसडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इंडिया में वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को लेकर के वापस से स्टेटमेंट दिया है और वैक्सीनेशन की इम्पोर्टेंस को रीटरेट किया है. एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, अगर इंडिया में इकोनॉमी रिकवरी को दोबारा से रिगेन करना है, देन इन दैट केस द फुल एंड द फास्ट स्पीड ऑफ वैक्सीनेशन इज वेरी क्रिटिकल. क्रिटिकल मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्वेश्चन ये उठता है, क्यों वैक्सीनेशन से इंडिया की रिकवरी का क्या लेना देना? वैक्सीनेशन से क्या होगा? मास वैक्सीनेशन या मास इनैकुलेशन का जो प्लान चल रहा है, अगर कंप्लीट और लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियन इकोनॉमी और इंडिया गेट वैक्सीनेटेड, इट विल रिड्यूस द अनसर्टनिटी इन द इंडियन इकोनॉमी. अनसर्टनिटी रिड्यूस होगी. क्यों? क्योंकि डिमांड बूस्ट होगी, कंजप्शन बूस्ट होगा, कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ बूस्ट होगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ बूस्ट होंगी, इंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ बूस्ट होंगी, टूरिज्म बूस्ट होगा, माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा. हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इस समय बर्डन पड़ा हुआ बिकॉज ऑफ द हाई लोड ऑफ कोविड-19 वैक्सीन केसेस, वो वैक्सीनेशन के बाद वो बर्डन भी रिड्यूस होगा, क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद इन्फेक्शन रेट रिड्यूस हो जाता है. और अगर इन केस इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल या हेल्थ केयर फैसिलिटी, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो सीधा सा इंडिकेशन है, वैक्सीनेशन के बाद से इंडियन इकोनॉमी में अनसर्टनिटी रिड्यूस होगी. अनसर्टनिटी रिड्यूस होने से जो इन्वेस्टर्स हैं, मोर स्पेसिफिकली जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंडिया में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिससे कि मार्केट में पैसा आएगा और फिर से डिमांड बूस्ट हो पाएगी. तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को, पब्लिक सेंटिमेंट्स मेंटेन करने के लिए वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कंजप्शन, डिमांड, production, employment generation, investment, savings, all these factors are important. So vaccination will affect all these factors, and all these factors or macroeconomic indicators or microeconomic parameters will affect the Indian economic recovery. इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ और बातें भी एम्फेसाइज करी. बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो फाइनेंशियल ईयर 22 के Q1 में सॉफ्टली अफेक्ट होगा, और जिसका हमने सीधा अभी कुछ दिन पहले डिस्कशन किया था कि जो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ हैं वो दोनों ही फॉल करी हैं मई के मंथ में. और इसी को वापस से फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी एम्फेसाइज किया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है जो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जो लोकलाइज रिस्ट्रिक्शंस लगे थे इंडियन इकोनॉमी में, उसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ जो है वो एक सॉफ्टर इकोनॉमिक आउटलुक या सॉफ्टर इकोनॉमिक शॉक एक्सपीरियंस करेंगे इन द Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22. तो जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसने अपनी मंथली इकोनॉमिक रिव्यू, एक रिपोर्ट पब्लिश होती है मंथली जो कि पब्लिश होती है, उसमें इन सारे फैक्टर्स को emphasize किया है. It added that the economy was still recovering from the last year's supply and demand shock. हालांकि Q4 में, फाइनेंशियल ईयर Q4 में कुछ अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले थे. इकोनॉमी was on recovery phase, but because of the sudden onset of COVID-19 second wave, all these factors, supply, demand, again face the same shock because of the localized lockdown and state imposed restriction, जिसका सीधा इम्पैक्ट कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला है. हालांकि रिपोर्ट में रिकवरी रेट को भी एम्फेसाइज किया है और कहा गया कि मई 13 से इंडिया में जो सेकेंड वेव के जो केसेस थे वो रिड्यूस हो रहे हैं, एंड दैट इज़ अ गुड साइन. And data itself shows that the second wave reached its peak of 7-day average of daily new cases around May 8, with the pace of declining being as fast as rise. So, as per the Department of
economic affairs. Now India has seen the peak of COVID-19 second wave and cases are now started reducing, and it will further reduce, and as the number of cases will reduce, the sentiment of the investor in the economy will increase, and it will help the Indian economy to regain its position. And as per the Department of Economic Affairs, the current daily case positivity rate is 3.6%, and that is far below than WHO standard, that is 5%. And this decrease in cases will start moderation in recovery. और अगर हम कुछ माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देखें भी Q1 में, तो हम देख सकते हैं कि क्लियरली हमें विजिबल, और कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं कि उतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है जितना हमें कोविड-19 की फर्स्ट वेव में देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द नेशन वाइड लॉकडाउन. ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इम्पैक्ट नहीं है, स्टेट रिस्ट्रिक्शंस थे, लोकलाइज लॉकडाउन थे, बहुत जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पर बहुत स्ट्रिक्टर रिस्ट्रिक्शन लगा था, जिसकी वजह से हमें लेबर का रिवर्स माइग्रेशन दोबारा देखने को मिला था. अगर बात करें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की, तो ई वे बिल जनरेशन 31.2% तक फॉल किया था इन द मंथ ऑफ मे इन कंपैरिजन टू द अप्रैल. इसी तरह ग्रॉस जीएसटी मॉपअप भी फॉल किया था. फ्रेट एंड ट्रैफिक एक्टिविटी इंडिकेटर्स मॉडरेटेड सीक्वेंशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल. मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डिक्लाइन किया था, सर्विस पीएमआई डिक्लाइन किया है. अप्रैल डेटा टू ऑटो सेल हैज़ ऑल्सो बीन डिक्लाइन एंड 8 कोर सेक्टर आउटपुट जम्प टू 56.1% in April on the basis of low base effect. So we have discussed all these news, all these parameters or indicators in our previous discussions. And all these economic data, micro and macroeconomic data is increasing, reflecting that the impact on economic recovery is moderated. और अगर कोविड-19 के केस डिक्रीज होते हैं तो नेक्स्ट क्वार्टर से, दैट इज़ Q2 ऑफ फाइनेंशियल ईयर, Q2 से हमें थोड़े से रिकवरी के साइन देखने को मिलेंगे. हालांकि बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है उसको रिवाइज करके रिड्यूस कर दिया है. कल ही हमने वर्ल्ड बैंक के भी रिविजन्स को पढ़ा और डिस्कस किया था. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4. 10-year बॉन्ड नो लॉन्गर द रेट सिग्नल एक्सपर्ट्स. अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं मेरा डिस्कशन तो आपको पता होगा कि हमने कई बार न्यूज़ एनालिसिस में डिस्कस किया है कि इंडियन इकॉनमी में जो 10 ईयर्स के बॉन्ड हैं, दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज बेंचमार्क. इनका जो यील्ड रेट होता है, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो इंडिया में प्रिवेलिंग इंटरेस्ट के फॉर्म में या बेंचमार्क की तरह यूज़ होता है. 10 ईयर्स के बॉन्ड के यील्ड रेट को देख करके, इंटरेस्ट रेट को देख करके ही जो करंट इंटरेस्ट रेट इंडिया में प्रिवेल कर रहा है उसकी या उसका एंटिसिपेशन किया जाता है. बट अब कोविड-19 की वजह से आरबीआई ने भी बहुत सारे जी-सैप जैसे प्रोग्राम या बहुत सारे मार्केट स्टेबलाइजेशन जैसे प्रोग्राम या ओपन मार्केट जैसे प्रोग्राम इनिशिएट किए थे. उसकी वजह से बॉन्ड मार्केट में कुछ चेंज आया है, और उस चेंज के अकॉर्डिंग अब एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अब जो 10 साल के जो बॉन्ड हैं, दे आर नो लॉन्गर द प्रिवेलिंग रेट सिग्नल इन इंडियन economy as the RBI continue holding the benchmark 10 years bond. The security shortage in the market is giving rise to some unique challenges. And now 10 years bonds are not most traded papers in the bond market. अब चूँकि most traded नहीं है, ये total bond market का एक significant part cover नहीं कर रहा है. क्यों नहीं cover कर रहा है? क्योंकि maximum जो 10 years के bond हैं वो RBI ने hold कर रखे हैं. And because of this holdings, because of this check of RBI, जो 10 साल के बॉन्ड हैं वो मोस्ट ट्रेडेड पेपर्स नहीं रह गए हैं बॉन्ड मार्केट में. डेफिनेटली इफ दे डू नॉट कैप्चर द वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बॉन्ड मार्केट, इफ दे आर नॉट मोस्ट ट्रेडेड पेपर्स एनी मोर, then definitely 10 years bond is no longer the rate signal for Indian economy as per the bond dealers or experts. और अगर आरबीआई ये चाहता है कि ये जो 10 साल की सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या जो 10 साल के बॉन्ड्स हैं, ये वापस में मार्केट में
रेट सिग्नल की तरह काम करना, तो डेफिनेटली आरबीआई को इस पर्टिकुलर सेगमेंट में लिक्विडिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी। इट मीन्स जो आरबीआई ने जो कलेक्शन कर रखा है, जो होल्ड कर रखे हैं बॉन्ड 10 साल की जो सिक्योरिटीज़, उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, जिससे कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में 10 साल के जो बॉन्ड हैं, 10 साल की जो सिक्योरिटीज़ हैं, का जो ट्रेडिंग होती है इस सेगमेंट में वापस से ट्रेडिंग इंक्रीज हो, और जो 10 साल के बॉन्ड हैं वो एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, सिग्निफिकेंट part capture करें into the bond market, then only these 10-year bonds can be used as a rate signal or benchmark interest rate in Indian economy. तो सीधा ये कहा जा रहा है आरबीआई को सीधा ये डायरेक्ट कर रहे हैं बॉन्ड डीलर्स और मार्केट पार्टिसिपेंट दैट आरबीआई शुड इशू मोर ऑफ दीज 10 years बॉन्ड और 10 years सिक्योरिटीज इवन इट इज़ नियरिंग इट्स ट्रेडिशनल इशुएंस लिमिट्स, जो कि उसकी ऑलरेडी एक नॉन कोविड केसेस में या नॉर्मल केसेस में जो या नॉर्मल ईयर्स में जो लिमिट रहती है, ट्रेडिशनल लिमिट 10 year की बॉन्ड्स की, 10 year की सिक्योरिटीज़ की, उस लिमिट के अकॉर्डिंग मार्केट में बॉन्ड रिलीज़ करे बाय सेलिंग द बॉन्ड इन द मार्केट थ्रू मार्केट इंटरवेंशन मेथड्स। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्या आरबीआई इस चीज़ के लिए एबल है, क्या इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी इस चीज़ के लिए अभी तैयार है कि बॉन्ड मार्केट में 10 years के जो बॉन्ड हैं उनको सेल किया जाए? क्यों? क्योंकि अगर 10 year के बॉन्ड्स आरबीआई सेल करती है, अगर 10 years के बॉन्ड आरबीआई सेल करती है, डेफिनेटली मार्केट से मनी अब्जॉर्ब होगा। द आरबीआई विल सेल द 10 years बॉन्ड और 10 year सिक्योरिटीज एंड टेक द मनी फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स। तो और अभी जिस तरह से इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है उसके हिसाब से इंडियन इकोनॉमी में मनी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फंड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो क्या आरबीआई ये स्टेप ले सकती है, इस तरह का इंटरवेंशन कर सकती है? स्टिल इट इज़ अ क्वेश्चन मार्क। And as per the few bond dealers, market participants, if need be, RBI could further consider the delay of the introduction of the new 10 years benchmark bond. And definitely the 5.85%, that is 2030 maturity paper, is technically not the benchmark 10 years. हालांकि मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई 10 year के नए बॉन्ड इशू करे, बट फिर भी कुछ डीलर्स का ये कहना है कि अभी आरबीआई वेट करेगी, अभी आरबीआई किसी भी तरह के नए 10 year बॉन्ड्स को, बेंचमार्क बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज़ को अभी मार्केट में इशू नहीं करेगी। और जो प्रिवेलिंग बॉन्ड हैं जो कि बेसिकली 2030 में मैच्योर हो रहे हैं, टेक्निकली दीज बॉन्ड्स आर नॉट 10 years bond or 10 years securities. Why? क्योंकि these bonds were issued on December 2020 and definitely they are only 9 years paper now. लेकिन अभी मार्केट में चूँकि 10 साल के या 10 years की सिक्योरिटीज़ इशू नहीं हुई हैं, तो मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो बॉन्ड डीलर्स हैं, दे आर कंसीडरिंग दीज बॉन्ड्स एज अ बेंच मार्क बॉन्ड्स, बट टेक्निकली these bonds, those who are maturing in 2030, are not actually the 10 years old bond और 10 years गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। और इवन कुछ मार्केट पार्टिसिपेंट्स बॉन्ड डीलर का ये भी कहना है कि अगर अभी रिसेंट टाइम में भी अगर आरबीआई 10 साल के बॉन्ड इशू कर भी देती है, सो इवन इट टेक्स टाइम फॉर ट्रेडेबल वॉल्यूम टू बिल्ड अप इन पेपर। तो इमीडिएटली जो बेंचमार्क की तरह वो 10 साल की सिक्योरिटीज़ काम नहीं करने लगेंगी। It will take time for being tradable volume to build up in the paper, and the bond in question has an outstanding volume of 1.05 trillion. So basically new benchmark or the new 10 years G securities are almost due in normal course of business, but as per the prevailing situation, bond markets are not, bond dealers, bond market participants are not very sure if that would be a good things to do or if that would happen in a near future. या फिर गवर्नमेंट एक अच्छे अमाउंट की बोरोइंग के लिए जाए और नए जो फ्रेश सेट ऑफ बॉन्ड्स हैं उनको इशू करे। सो टिपिकली व्हेन गवर्नमेंट रेजेस अबाउट 1.20 trillion फ्रॉम वन पेपर, अ फ्रेश सेट ऑफ बॉन्ड इज इशूड। तो या तो गवर्नमेंट फाइनेंसिंग के लिए जाए, मार्केट से फाइनेंस करे, तो नए जो बॉन्ड्स हैं 10 years के उनको इशू किया जाए। ईदर आरबीआई गो फॉर सेलिंग द 10 years ओल्ड बॉन्ड, 10 years सिक्योरिटीज़, दो ऑप्शंस हैं। बट जो सेकंड ऑप्शन है that is government go for raising the fund from the market for issuing the fresh set of bonds,
उसके लिए बॉन्ड जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, बॉन्ड डीलर्स हैं, दे आर नॉट वेरी श्योर दैट दिस विल बी द गुड मूव. इट मीन्स जो बॉन्ड डीलर्स हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग RBI टू सेल द already existing or holded 10 years old bond that RBI has kept with itself right now. अब देख लेते हैं few other news clips. Pfizer COVID vaccine may cost less than $10 a dose in India. So finally जो major फार्मास्यूटिकल कंपनी है फाइज़र, उसकी जो COVID-19 वैक्सीन इंडिया में आने वाली है, जो कि उसने को डेवलप करी है विद द बायो एंड टेक कंपनी के साथ मिल करके, दैट इज़ नाउ गोइंग टू बी लॉन्च्ड इन इंडिया. और जो उसका कॉस्ट है, जो प्राइस है, वो डिसाइड हुआ है बिलो $10 इन इंडिया, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 730 rupees per dose. So this could be the lowest price of the vaccine globally. Almost the price in developed market is just like double. तो इंडिया में, या अगर हम बात करें फाइज़र की वैक्सीन को ग्लोबली देखें, तो इंडिया में सबसे सस्ती डोज अवेलेबल हो रही है. यूके में यही डोज अप्रॉक्सीमेटली 1532 रुपीज़ की है, US में 1423 रुपीज़ की है, और EU में 1379 पर डोज के चार्ज करती है फाइज़र, और इंडिया में यही 730 रुपीज़ पर डोज पर अवेलेबल होगी. and that is all because of the Indian government vaccination diplomacy. और प्राइस कोटेशन के बाद now Pfizer is in discussion with Indian government for supplying the vaccination और वैक्सीन टू इंडिया. इवन फाइज़र ने तो नॉट फॉर प्रॉफिट प्राइस रेट पर इंडिया को जल्दी से जल्दी वैक्सीन अवेलेबल कराने के लिए भी प्रॉमिस किया है. अभी देखना है इंडियन गवर्नमेंट क्या फाइज़र से वैक्सीन प्रोक्योर करती है, और अगर करती है तो कितनी करती है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेकेंड वेव टू अर्ली टू टेक कॉल ऑन असेट क्वालिटी डिप, SBI चीफ. और ऐसा सिर्फ SBI चीफ ने ही नहीं कहा, बहुत सारे एक्सपर्ट भी कह रहे हैं कि COVID-19 की जो सेकेंड वेव है, इसके इम्पैक्ट के बारे में एनालिसिस करना अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है. कुछ का ये कहना है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, दे आर एक्चुअली डिवाइडेड ऑन इट. कुछ का ये कहना है कि फर्स्ट वेव पे जितना इम्पैक्ट पड़ा था उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. कुछ का ये कहना है कि COVID-19 के जो सेकेंड वेव के लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस ज़्यादा होंगे. एंड इन लाइन विद दिस, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ सेड द न्यू फाइनेंशियल ईयर हैज़ बिगन विद एन अनएक्सपेक्टेड सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन, and that is accompanied by low aggregate demand and impaired household income because of the availing healthcare infrastructure facilities. लेकिन इस बार की जो कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी गवर्नमेंट ने, वो पिछली बार जैसी नहीं थी, जैसे कि स्ट्रिक्ट नेशन वाइज लॉकडाउन हुआ था. इस बार सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट को डेलीगेट कर दी थी ये पावर, और उनसे कहा था कि वो अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग, अपने कन्विक्शन के अकॉर्डिंग, अपने यहाँ जो उनका रिकवरी रेट है, स्प्रेड रेट है, इन्फेक्शन रेट है, जो डिजीज़ बर्डन है, उसके अकॉर्डिंग अपने जो लॉकडाउन है वो इम्पोज कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं. तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना करके स्टेट्स ने लोकलाइज लॉकडाउन इम्पोज किए, जिससे कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस किया जा सके COVID-19 का. हालांकि SBI के अकॉर्डिंग, जो SBI के चीफ है, उनके अकॉर्डिंग इम्पैक्ट इकोनॉमी पर फिर भी फील होगा, बट इट इज़ टू अर्ली टू टेक अ कॉल ऑन अ पॉसिबल डिटोरिएशन ऑफ द असेट क्वालिटी ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ द पैंडमिक. तो अभी जो RBI की कैलकुलेशन चल रही हैं कि एसेट क्वालिटी डिग्रेड होगी COVID-19 की सेकेंड वेव की वजह से, तो SBI के चीफ का यह कहना है कि बहुत जल्दी है, आप अभी से ही ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि क्या कोविड की सेकेंड वेव का असेट क्वालिटी पर उतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा बैंकिंग सेक्टर में या नहीं पड़ेगा. हालांकि कोविड की फर्स्ट वेव का इम्पैक्ट जो है वो अभी भी एसेट क्वालिटी पर बना हुआ है, और सितंबर तक, इस ऐसे बोला जा रहा है कि दिसंबर तक हमें क्लियर पिक्चर दिखेगी कि COVID-19 की जो फर्स्ट वेव थी, जिसमें नेशन वाइड लॉकडाउन हुआ था, उसका इम्पैक्ट एक्चुअली में इंडियन बैंकिंग सेक्टर में असेट क्वालिटी पर कितना पड़ा है, कितने असेट्स जो हैं, कितने जो लोन्स हैं वो NPA की कैटेगरी में फॉल करते हैं. और प्रिडिक्शंस की अगर बात करें तो डबल डिजिट का प्रिडिक्शन है, 15 से 16% तक का प्रिडिक्शन किया गया है कि सितंबर तक, आगे आने वाले दिसंबर सितंबर तक जो NPA है इंडियन बैंकिंग का, वो इतना बढ़ सकता है, डबल डिजिट से ग्रोथ कर सकता है. बट सेकेंड का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये अभी एग्जैक्टली या इसको एक्यूरेटली मेजर करना अभी पॉसिबल नहीं है, और इट विल बी टू अर्ली एज पर द चेयरमैन SBI. इसके अलावा
the rollout of the pre-packaged insolvency for resolution, resumption of court, and the formation of National Asset Reconstruction Company जो कि जुलाई में लॉन्च होने वाली है, all these moves may maintain the recovery momentum of the stress assets for financial year 22. तो जो ये प्रोजेक्शन पहले किया गया था, ये तो प्रोजेक्शन नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के फॉर्मुलेशन के पहले, कोर्ट के ऑर्डर के पहले के प्रोजेक्शंस हैं. एसबीआई के चीफ का ये कहना है कि हो सकता है जो स्ट्रेस असेट्स हैं, जो प्रोजेक्टेड अमाउंट है उससे कम हो बिकॉज ऑफ few factors. What are those factors? That is package insolvency for resolution, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी. इन सब की वजह से जो मोमेंटम है स्ट्रेस असेट्स का इंडियन बैंकिंग सेक्टर, वो थोड़ा सा मेंटेन हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, सबड्यूड हो सकता है. Basically, our SBI is all set to go for annual general meeting for June 25, and this is the financial performance of RBI for financial year 21. And SBI we know, this is the financial performance of SBI, not RBI. And SBI we know is one of the largest lender in Indian economy. So definitely SBI कैसे perform कर रहा है, उसका impact हमें other banking sectors, other banking institutions या other जो NBFC sectors हैं उन पर भी देखने को मिलता है. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. गवर्नमेंट हाइक MSP फॉर खारिफ क्रॉप्स. तो खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से आते हैं? पैडी, जवार, बाजरा, रागी, मेज, तूर, मूंग, उड़द, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सोयाबीन, सीसम, नाइगर सीड, कॉटन एंड मीडियम एंड लॉन्ग. सो ऑल दीज आर द Kharif crop, and Center on Wednesday has raised the MSP. MSP stands for minimum support price. So गवर्नमेंट ने खरीफ क्रॉप का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है MSP है वो अप्रॉक्सीमेटली 3.7% से इंक्रीज कर दिया है फॉर डिफरेंट क्रॉप्स. एंड दिस इज़ द प्राइस लिस्ट कंपैरिजन है. आप देख सकते हैं कि डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ जो हैं, जो कि बेसिकली जुलाई और जून के बीच में जिनका सीज़न चलता है, जो खरीफ क्रॉप बोलते हैं, उनके पहले कितने, पिछले साल कितना MSP था और इस बार रिवाइज करके कितना MSP कर दिया है. सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ देखने को मिला है दैट इज़ इन केस ऑफ सीसम. 6.59% का MSP इंक्रीज़ किया है इन केस ऑफ सीसम खरीफ क्रॉप. और अगर हम बात करें गवर्नमेंट ने किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ये खरीफ क्रॉप का MSP इंक्रीज़ किया है, दिस इज़ रिलेटिवली हायर इंक्रीज इन MSP ऑफ खरीफ pulses and oil seeds come at a time when their prices are rising owing to the low production and a jump in international rates. तो pulses on oil seed के जो प्राइस हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं. उसका रीज़न क्या है? प्रोडक्शन कम हुआ है और इंटरनेशनल जो रेट्स हैं उन्होंने भी सडन जंप किया है. तो इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गवर्नमेंट ने भी MSP के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ कर दिए हैं, या जो MSP के प्राइसेस नहीं, MSP जो है वो इंक्रीज़ कर दिया. दैट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस. व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस? कमेंट सेक्शन में आज आप मुझे लिख के बताएंगे व्हाट इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड द MSP टू डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ और टू फार्मर सेक्शन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. नॉन लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इनकम अप 11% ईयर ऑन ईयर इन द मंथ ऑफ मई. अभी रिसेंटली हमने लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं उनके न्यू बिजनेस प्रीमियम के बारे में न्यूज़ डिस्कस करी थी. आज की जो न्यूज़ है दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑल फॉर नॉन इंश्योरेंस. तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, जो पहले की न्यूज़ थी वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए थी एंड दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इज़ फॉर नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. अब देख लेते हैं न्यूज़ क्या है. बेसिकली नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैव रिपोर्टेड 11.35% राइज इन देयर ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम इनकम इन द मंथ ऑफ मे, और डेफिनेटली दैट इज कॉरस्पॉन्डिंग टू द लास्ट ईयर. और फिर यहाँ पर वही लो बेस का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा क्योंकि लास्ट ईयर नेशन वाइड लॉकडाउन की वजह से जो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी उनका प्रीमियम जो है, जिनकी प्रीमियम इनकम थी वो फॉल करी थी, जिसकी वजह से इस साल हमें ये 11.35% का इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है. इन टर्म्स ऑफ numbers, basically insurers collected the premium of rupees 12,316.5 crore in the month of May 21, and that is 11.35% high in comparison to the month of May last year.
लेकिन अगर हमें कंपैरिजन ना करें, वी डोंट सी दिस कंपैरिजन, देन सीक्वेंसली द प्रीमियम कलेक्शन ड्रॉप्ड 28.84%। एक्चुअली में जो प्रीमियम कलेक्शन है वो ड्रॉप किया है 28.8% से, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोविड-19 केसेस एंड बिकॉज ऑफ द localized lockdown or local authorities imposed lockdown due to the COVID-19 second wave. And this is the industry-wide segregation and gross direct premium underwritten by non-life insurance industry, general insurance, standalone health insurance and specialized PSU insurance. तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस के सेक्टर को अगर हम छोड़ दें, सेगमेंट को अगर हम छोड़ दें, तो बाकी दोनों के केस में हमें मंथ ऑन मंथ बेसिस में निगेटिव चेंज देखने को मिल रहा है, और उसका सीधा रीज़न कोविड-19 पैंडेमिक है। क्यों? क्योंकि लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम थी वो फॉल करी थी। अगर कई बार हमने डिस्कस भी किया है कि कई सिचुएशन तो लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, पब्लिक हैं, वो डेट की सिचुएशन में आ गए, इवन इन ऑर्डर टू अवेल द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। अपनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को या जो हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए कई बार जो पब्लिक इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने लोन भी लिया है इस कोविड-19 की सेकेंड वेव में। और इसी को लेकर अगर आपको याद होगा तो RBI ने हेल्थ केयर सेक्टर और इंडस्ट्री के लिए, और इवन जो पेशेंट हैं जिन्होंने इस पर्टिकुलर कोविड-19 सेकेंड वेव में अपनी सेविंग्स के खर्चा किया है, उनको भी फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, लोन प्रोवाइड करने के लिए एक विंडो ओपन करी थी RBI ने। तो इस बार का सीधा इम्पैक्ट इवन हमें नॉन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इफ़ यू वांट लेक्चर PDF, यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन अदर social media platform. If you have any query and suggestion, please write on comment section below. Like, share and subscribe. Thank you.